निडर होकर उसके बारे में बात करना, यह बहुत आवश्यक है। इसलिए नहीं कि हमारे विचार का सरकार है तो इसलिए हम चुप रहेंगे, हमारे विरोधी विचार का सरकार है तब हम उस पर आवाज उठाएंगे, ये सोच उचित नहीं है। समाज में कोई भी गलत काम हो रहा है तो इस वक्त मुझे गांधी जी याद आते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा पत्रकारिता का 3 उद्देश्य है। एक, विदेशी हुकूमत के खिलाफ आवाज था। दूसरा, सरकार के जो गलत नीतियां हैं, उनकी जो गलत सोच है, उसके खिलाफ जनता में जागरूकता पैदा करना। और तीसरा, समाज के अंदर जो कुरीतियां हैं, चाहे वो छुआछूत हो या अस्पृश्यता हो, इसके बारे में जनता में जागरूकता पैदा करना। आज विषय बदल गए, कुछ विषय आज भी प्रासंगिक है, तो उसको किस तरीके से हम समाज में जागरूकता पैदा कर सकते हैं। स्वच्छ भारत जो मिशन है वो मात्र किसी एक सरकार का नहीं है। स्वच्छता हम सबके लिए जरूरी है। वो मानसिकता में परिवर्तन लाने में हमारा एक बहुत बड़ी भूमिका है। हम किसी के भूमपू नहीं है, लेकिन हम समाज में वो परिवर्तन ला सकते हैं और लाना भी चाहिए। मैं एक उदाहरण आपको बताता हूं। इंदौर में हमारे एक मित्र, अब इंदौर आपको सबको मालूम होगा कि भारत में सबसे स्वच्छ शहर का जो है उसको खिताब मिली हुई है। इंदौर में कैब में जा रहे थे एक व्यक्ति, टैक्सी में, तो आदतन शायद दिल्ली या किसी और शहर से गए होंगे, तो उन्होंने आदतन केला या पॉपकॉर्न जो भी खा रहे थे, वो खाने के बाद उन्होंने शीशा उतारा और उसमें जो है बाहर सड़क में फेंक दिया। टैक्सी ड्राइवर ने जो है गाड़ी साइड में रोक दी और गाड़ी साइड में रोककर वो वापस खुद टैक्सी ड्राइवर सड़क में गया, उस पॉलिथीन के लिफाफे को उठाया और गाड़ी के अंदर एक काला बैग रखा हुआ है जिसमें कूड़ा फेंकने के लिए, उसने उसके अंदर रख दिया और उस यात्री से कहा, सर आप शायद इंदौर में नए आए हैं, ये कोई भी गाड़ी में आप कुछ खाते हैं तो इसकी व्यवस्था है इस पॉलिथीन बैग की, आप अपना कूड़ा इसमें डाल दिया करें। बहुत जो है वो देखा। अब मुझे याद आया कि भाई मेरा वाहन चालक भी बेचारा बहुत देर से बैठा हुआ है, मैंने 10 रुपए और दिए, मैंने कह दिया भैया आइसक्रीम दे दो उसके लिए। उसने आइसक्रीम निकाला और उसने जो है फिर रैपर फाड़ने की कोशिश की। मैंने कह दिया 1 मिनट रुक, ये मुझे आइसक्रीम गाड़ी पार्किंग तक ले जाना है, इसका रैपर मत निकाल। उसने कहा कि रैपर तो नहीं दूंगा। अब मुझे बातें समझ में आने लग गई। मैंने कह दिया कि भाई क्यों नहीं, पैसे जब पूरा दे रहा हूं तो रैपर क्यों नहीं देगा। उसने कह दिया साहब रैपर इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि अगर आपको मैंने रैपर दे दिया तो ये रैपर जो है ये आप बाहर कहीं फेंक देंगे, इससे मेरा दीव गंदा होगा, और अगर मेरा दीव गंदा होगा तो यहां पर्यटक आने बंद हो जाएंगे, और अगर पर्यटक आने बंद हो जाएंगे तो मेरा बच्चों का पेट कैसे भरेगा। जब हर नागरिक के अंदर ये सोच आएगा कि स्वच्छता उसके जीवन से जुड़ी हुई है, अब ये जागरूकता फैलाने में, इस जागरूकता को पैदा करने में मीडिया की एक बहुत अहम भूमिका है।
तो इसलिए मात्र राजनीतिक और वैचारिक लेखन ही नहीं है पत्रकारिता। पत्रकारिता समाज के हर विषय के बारे में आज बहुत जरूरत है। स्वास्थ्य को लेकर, विज्ञान को लेकर जो है, समाज में जो बदलाव आ रहे हैं उसको लेकर, गांव गांव में जो बदलाव आ रहे हैं उसको लेकर, आर्थिक विषयों को लेकर लिखने की, ऐसा लगता है एक होड़ लगी हुई है मात्र विचार को लेकर लिखने की या राजनीति को लेकर लिखने की। सबको लिखना है मोदी जी के बारे में, सबको लिखना है ममता बनर्जी के बारे में, सबको लिखना है खट्टर साहब के बारे में। अरे भाई, और भी इस लाखों विषय है इस देश में जिसके बारे में इस देश की 138 करोड़ जनता जो है बहुत चिंतित है। उनको चिंता है इस देश के स्वास्थ्य के बारे में, इसके शिक्षा प्रणाली के बारे में, बहुत सारे विषय है जिस पर जो है हम आप लिख सकते हैं। लेकिन हम सिर्फ बस राजनीति से इतने हम ऑब्सेस्ड हो गए हैं, हाँ, तो हमें और कोई विषय दिखता ही नहीं है। तो मैं समझता हूं कि आपके जो अपॉर्चुनिटीज है वो अपने आप को सीमित मत रखिए कि सिर्फ राजनीति, खेलकूद, मनोरंजन, बस इतना ही है। नहीं, समाज के इतने आयाम हैं, इतने आयाम हैं। टेक्नोलॉजी आज इतनी बढ़ गई है, आप टेक्नोलॉजी के बारे में लिख सकते हैं। आप मोबाइल फोन्स के बारे में, लोग इतनी रुचि रखते हैं, मोबाइल फोन्स के बारे में लिख सकते हैं। आज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के बारे में अगर आपका शौक है तो उसके विषय में आप विशेषज्ञ बन सकते हैं। और ये विषय आता है मेरा आपका अगले विषय में जो इससे संबंधित है कि देखिए, एक जमाना था जो हमारे यहां कहते थे कि पत्रकार को हैज टू बी ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, हर विधा में उसका जो है खिलाड़ी होना चाहिए। ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। लेकिन अब वो समय आ गया जब आपका होना चाहिए, यू हैव टू बी ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ एटलीस्ट वन। एक विषय का विशेषज्ञता आपके पास होनी चाहिए, उसमें आपके उतना जानकारी रखने वाला कोई होना नहीं चाहिए। इतना उसमें आप गहन अध्ययन आपका होना चाहिए, शोध होना चाहिए कि आपके अंदर वो लोग आपको ढूंढ के आए, अरे भाई इस विषय पर तो यही जानते हैं। आपके यहां मेवात का इलाका है, उस मेवात का इलाके के बारे में जो है जो भी समझना चाहता है, आप में से एक विद्यार्थी जो है उस विषय का विशेषज्ञ बन जाए। हैं, हरियाणा में इतने सारे समाज समुदाय काम कर रहे हैं, है ना। उस विषय के बारे में कोई भी जानना चाहता है, उसके संस्कार के बारे में, वहां के संस्कृति के बारे में, वहां के लोकगीत के बारे में, वहां के लोक जो नृत्य है उसके बारे में, वहां के जो पंचायतें लगती है उसकी जो महत्व के बारे में, उसके पूरे इतिहास को खंगालना पड़ेगा आपको। और इसके लिए जरूरी है कि आपके अंदर एक शोध का एक प्रवृत्ति आपके अंदर पैदा होना चाहिए। यहां तो पीएचडी के स्कॉलर्स है, मैं अक्सर पीएचडी स्कॉलर से पूछता हूं कि आप पीएचडी करना चाहते हैं या शोध करना चाहते हैं, दोनों में फर्क है। पीएचडी सिर्फ एक टाइटल के लिए किया जाता है, जबकि शोध समाज और राष्ट्र हित में को ध्यान में रखते हुए किया जा सकता है कि किस तरीके से समाज को और हम बेहतर बना सकते हैं, राष्ट्र को और हम किस तरीके से योगदान दे सकते हैं, किस तरीके से हम परिवर्तन ला सकते हैं। पॉलिसी इंपैक्ट क्या होगा कोई भी मेरे अध्ययन का, वो सिर्फ क्या 2 रिसर्च पेपर तक सीमित होगा या मेरा उस रिसर्च से एक नया एक पहलू निकल कर आएगा जिसको मुझे समाज में रखने में मेरे को मददगार साबित होगा। ये शोध का उद्देश्य होना चाहिए। शोध का उद्देश्य सिर्फ पीएचडी का एक टाइटल मुझे मिल गया क्योंकि अब मुझे नौकरी मिलने में आसानी हो जाएगी, वहां तक को तो मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा सार्थक नहीं होगा। मैं अगर पीएचडी कर रहा हूं, उस शोध से कुछ ऐसा निकलना चाहिए और उसका परीक्षण यह है कि मेरे पेपर को कितने लोग साइटेशन की तरह देखते हैं। उस विषय का मुझे विशेषज्ञ होना चाहिए। लोग समझें कि अभी आईसीटी का जो है आपके हरियाणा के आपके महेंद्रगढ़ के ग्रामीण इलाकों में आईसीटी का जो प्रयोग हो रहा है उसमें कितना बदलाव पिछले 1 दशक में आपने देखा है। ये एक अध्ययन का विषय हो सकता है। ये इस अध्ययन से निकलकर जो है जो भी आपका सार होगा उससे सरकारी तंत्र दोबारा देखेगा, वहां के किस तरीके से संचार के पूरा उस माध्यमों को अध्ययन करेगा कि हमें कैसा बदलाव करने की जरूरत है। इस शोधार्थी ने तो ऐसा विषय चमत्कारी ऐसे नतीजे लेकर आया है। ये उनके सोच में होना चाहिए परिवर्तन कि नहीं हमको इस तरीके से बदलाव लाना पड़ेगा क्योंकि शोध से ये निकल कर आया है। तो इसलिए उस ईमानदारी के साथ आपको शोध करने की जरूरत है। तो ये शोध की प्रवृत्ति, योर रिसर्च शुड नॉट बी कन्फाइंड टू गूगल सर्च। गूगल सर्च और रिसर्च में बहुत फर्क है। रिसर्च मतलब वो है कि ऑलरेडी वो नॉलेज इज एग्जिस्टिंग,
but you are bringing out a new facet, a new dimension of that existing knowledge. उस नॉलेज में एक नया आयाम जोड़ने का आप प्रयास कर रहे हैं, आप वहां जाकर आप काम कर रहे हैं? अब जब मैं यहां परिचय में नहीं बताया गया, मैं इससे पूर्व जो है भारतीय जनसंचार संस्थान का मैं महानिदेशक था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन का डायरेक्टर जनरल था। इससे पहले हमने 2 महत्वपूर्ण शोध किए मेरे कार्यकाल में, ICSSR के समर्थन के। ये पूरे इंस्टीट्यूशन ने दिया, पूरा देशव्यापी नहीं, दक्षिण एशिया तक। और वो था द स्टेटस ऑफ विमेन इन मीडिया इन साउथ एशिया। महिलाओं की जो भूमिका है दक्षिण एशिया में, उसको लेकर उनके क्या स्थान है। आपको विश्वास नहीं होगा, हमने उस पूरे अध्ययन में यह पाया, और तहलका जैसे कांड हो चुके थे, हमने उस अध्ययन में यह पाया कि अधिकतर मीडिया संस्थाओं में विशाखा गाइडलाइंस के अंतर्गत इंटरनल कंप्लायंस कमेटी का जो है ICC बनी ही नहीं है, गठित ही नहीं हुई है। दे आर नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड। दूसरा हमने जो एक महत्वपूर्ण किया था, और भी कई और चीजें हमारे फाइंडिंग्स थी, हमने किया था जागो ग्राहक जागो। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के लिए हमने यह अध्ययन किया था, और पूरे देश में कई सालों से आप लोग भी देख रहे हैं जागो ग्राहक जागो का कैंपेन चल रहा है। एडवर्टाइजिंग पब्लिक रिलेशन के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी जरूरी है समझना। अब एक कैंपेन चल रहा है, लेकिन कभी फीडबैक लिया नहीं गया। कई करोड़ बजट जो है उसके लिए हर वर्ष आवंटित होता है कि भाई ये कैंपेन, ये मुहिम, ये चलाना है। हमने अपने पूरे देशव्यापी जो अध्ययन है, शोध है, उससे यह पता किया कि इसमें मात्र 15% लोग जागरूक है, उपभोक्ता जागरूक है अपने हक के बारे में। 15% से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसा मतलब कंज्यूमर अवेयरनेस भी कोई चीज है जिसमें हमें बहुत चीजें हैं, जो BIS ट्रेडमार्क है, हॉलमार्क ट्रेडमार्क है, वजन है, पैकेजिंग है, एक्सपायरी डेट है। ये बेसिक सूचनाएं जो हर ग्राहक को पता होना चाहिए। लेकिन तो ये भी तो शोध का विषय है कि सरकार 50 कैंपेन चलाती है, उसका प्रभाव जमीनी स्तर पर क्या हो रहा है, यह भी बहुत जरूरी है। तो शोध एक क्षेत्र है जहां आपका आज डिमांड है। मीडिया रिसर्च एक बहुत बड़ा एरिया है। लोग अक्सर जब मीडिया में करियर की बात करते हैं तो सिर्फ पत्रकारिता, रेडियो, टेलीविजन, बस यही है, प्रिंट और डिजिटल नहीं। मीडिया शोध एक बिग एरिया। आज लोग समझना चाहते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर को समझना चाहते हैं, कंज्यूमर एटीट्यूड को समझना चाहते हैं। आज पूरे बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, वो समझना चाहते हैं कि भारत का जो उपभोक्ता है, हरियाणा का उपभोक्ता है, दिल्ली का उपभोक्ता है, उसका सोच क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो उपभोक्ता है उसका सोच क्या है। अब हमारी एक शोधार्थी अध्ययन कर रही है कि जिन प्रोडक्ट्स में आयुर्वेद या हर्बल शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसके प्रति उपभोक्ताओं का रुख क्या है। देखिए कितना इंटरेस्टिंग हम लोग करवा रहे हैं ये स्टडी कि भाई आपने आयुर या हर्बल डाल दिया तो उससे उपभोक्ता का जो रुझान है उस प्रोडक्ट की तरफ, प्राकृतिक प्रोडक्ट्स की तरफ, किस तरीके से जो है उनका रुझान होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है सब्जेक्ट। भाई लोगों का रुझान क्या है, ऐसे विषयों पर हमको जो है आज करने का जो है उसका लाभ है समाज को। तो मैं समझता हूं कि यह बहुत जरूरी है, मीडिया का शोध बहुत जरूरी है। मैं ये भी मानता हूं कि क्योंकि हम पत्रकारिता पर ये कर रहे हैं, देखिए, तो वन इज दैट यू हैव टू डेवलप ए स्पेशलाइजेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ए कोर डिसिप्लिन, कि इस विषय पर तो मैं हर चीज के बारे में। अब जैसे मेरे एक विद्यार्थी हैं बिहार के, हम लोग सब शिकायत करते रहते हैं, हर साल रिपोर्टिंग होती है, कोसी में जब पानी आ जाती है, नेपाल से पानी छोड़ा जाता है तो बाढ़ ग्रस्त हो जाता है पूरा बिहार। तो हर वर्ष का ये एक आपदा जो है ये रहता है। लेकिन उसने ये शोध किया कि कुछ जगह वो जमीन इस बाढ़ के बाद इतना उपजाऊ होता है कि वहां किसान इंतजार करते हैं कि बाढ़ आए, क्योंकि बाढ़ के बाद जो बुआई होती है उससे बहुत लाभ मिलता है उस क्षेत्र में। अब ये एक तरफ उसको हम विनाशकारी देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ उसका एक डायमेंशन ये भी है कि वो किस तरीके से कुछ क्षेत्र में उपजाऊ बना देता है जमीन को। ये भी एक सोच है, एक दृष्टिकोण है
इसके बारे में भी तो हमें सोचना चाहिए। अब ये आप उस एरिया का जो है एक एक्सपर्टाइज होंगे। दूसरा, आज के तारीख में मैं आपको बता रहा हूं, आप जो विद्यार्थी हैं आपको मल्टीटास्कर्स बनना होगा। अब यूनिडायमेंशनल अप्रोच नहीं चलेगा मीडिया में। अब आप कहेंगे कि मैं तो सिर्फ लिखना जानता हूं जी, ना, अब नहीं। अब प्रिंट के पत्रकार से भी यह उम्मीद की जाती है कि वो डिजिटल पोर्टल के लिए भी लिखें, वो वीडियो भी करें, ये सब उससे उम्मीद की जाती है। आपको वो करना होगा, आपको मल्टी डायमेंशनल बनना होगा, मल्टी फैसेटेड बनना होगा। आपको बनना होगा कि मैं बोलूंगा भी, मैं लिखूंगा भी, और सोशल मीडिया का सकारात्मक प्रयोग भी करूंगा। ये आपके अंदर एक जो है एक सोच होना चाहिए। ये नहीं कि मैं तो सिर्फ लिख ही सकता हूं, मैं इंट्रोवर्ट हूं, मैं बाहर जाके बात नहीं कर पाऊंगा। ये एक समय में शायद ठीक था कि जो प्रिंट में मैं तो सीधे डेस्क में काम करूंगा, अब नहीं चलेगा। आज आपको सरवाइव करना है। मीडिया बदल चुकी है, क्रांतिकारी परिवर्तन आ चुका है, इसलिए हमको उस विषय को समझने की जरूरत है। देखिए, यह प्रोफेशन एक तो मल्टीटास्किंग हुआ। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण, मैं हर मीडिया के विद्यार्थी को बताता हूं, देखिए भाषा और वर्तनी, कोई भी भाषा क्यों ना, वेदर इट बी इंग्लिश, वेदर इट बी हिंदी और एनी ऑफ अवर इंडियन लैंग्वेजेस। मुझे दिक्कत है, क्षेत्रीय भाषा कहते हैं, ये सब भारतीय भाषा है। मैं जब आईएमसी का डीजी था तो यहां के जो संकाय हैं वो जानते हैं कि मैंने किस तरीके से मराठी में पत्रकारिता शुरू की, मलयालम में पत्रकारिता शुरू की, आईआईएमसी के अलग अलग परिसरों में। भविष्य भाषाई पत्रकारिता का है। आप किसी भी भाषा का अगर आप ज्ञान रखते हैं तो वो आप समझ लीजिए कि वो आपका एसेट है, आपकी संपत्ति है। यह मत समझना कि वो मातृभाषा है मेरी, मुझे नहीं मालूम किस किस प्रदेशों से आपके यहां सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगा तो अलग अलग प्रदेशों से ही लोग होंगे, मुझे भरोसा है। लेकिन आप भले अंग्रेजी माध्यम से पढ़े हो, लेकिन अगर आपका, इवन मैं कहता हूं कि अगर आपके बोली भी क्यों ना हो, अब आप हरियाणवी है, वो भाषा नहीं है, बोली है, तो हरियाणवी में अगर आपको अच्छी नॉलेज है तो मैं समझता हूं कि आपसे बढ़िया उस भाषा में एक यूट्यूबर हो नहीं सकता। आप उसको कमजोरी मत समझिए, वो आपकी ताकत है, वो आपकी ताकत है। लोग एक्सेंट का कमाते हैं। एक जमाने में मदर टंग इन्फ्लुएंस या मातृभाषा प्रभाव नकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाता था कि भाई इनके तो भाषा में जी तो जी या बांग्ला साफ साफ झलकता है, इनके भाषा में जो है साउथ इंडियन दक्षिण भारतीय जो है वो झलकता है। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर आपके भाषा में एक्सेंट नहीं है, शशि थरूर की तो पूरी कमाई अपने एक्सेंट के, ब्रिटिश एक्सेंट पे, ऑक्सफोर्ड के एक्सेंट पे वो कमा रहा है। और ये हमें याद रखना चाहिए, हमारा एक्सेंट जो है उससे हमारी एक यूनिक, हां जब हम लिखते हैं तब हमें, या हम जब नेशनल टेलीविजन में प्रोनाउंस कर रहे हैं उच्चारण, उस वक्त हमको ध्यान रखने की जरूरत है। अब हमारे एक मित्र हैं, बिहार से हैं, बहुत अच्छे पत्रकार हैं, लेकिन सड़क तो वो हमेशा सड़क बोलते हैं। अब आदत में आ गई है, स्कूल सड़क है, ये नहीं होना चाहिए। वो उच्चारण पर ध्यान देने की जरूरत है कि मैं किस तरीके से एक शब्द का जो है सही तरीके से उच्चारण, चाहे अंग्रेजी हो या हिंदी हो। मुझे अभी भी याद है, दूरदर्शन में जब मैं संपादक था तो उस वक्त एक एंकर को ड्यूटी रोस्टर से हटा दिया गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने चीन के राष्ट्रपति को जो है शी जिनपिंग के जगह 11 जिनपिंग, क्योंकि वो रोमन में XI लिखते हैं, तो उन्होंने पढ़ते पढ़ते कह दिया 11 प्रेसिडेंट 11 जिनपिंग। अब ये तो आपको पता करना पड़ेगा कि समसामयिक विषयों पर किसका नाम किस तरीके से उच्चारण किया जाता है, ये बहुत समझने की जरूरत है। देखिए, मीडिया में आयाम नए नए खुल रहे हैं। मीडिया को मात्र प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल
या जनसंपर्क और विज्ञापन तक सीमित नहीं रखना चाहिए। जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वीआर, वर्चुअल रियलिटी, एआर, ऑगमेंटेड रियलिटी, एनिमेशन, कॉमिक्स इत्यादि में हजारों जॉब्स निकलने वाले हैं और है, लेकिन लोग नहीं मिल रहे हैं, क्वालिफाइड लोग नहीं मिल रहे हैं। इसलिए मीडिया को मात्र हम न्यूज मीडिया तक सीमित ना रखें, इसमें भी अब परिवर्तन आने वाला है। आज न्यूज में, विदेशों में कई जगह आज जो पाठक वर्ग है उनके लिए कस्टमाइज्ड कंटेंट यानी कि उपभोक्ता जैसे चाहता है, और आपको फेसबुक में ऑलरेडी मिल रहा होगा। हाँ? आपने देखा होगा कि आप अगर धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति है या आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति है, आपने 2-4 यूट्यूब और फेसबुक वीडियोस देख लिए तो आपके पास सिर्फ आध्यात्मिक ही आएगा, है ना। इसी प्रकार कोई अश्लील देखता है तो उसके पास अश्लील ही आएगा कंटेंट। तो फिर वो पूछता है, अरे मेरे में अश्लील कंटेंट क्यों आ रहा है? वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने उसमें इंटरेस्ट दिखाया है कभी ना कभी, इसलिए वो आ रहा है। क्योंकि वो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वहां कोई बैठ के देख नहीं रहा, आपको मॉनिटर नहीं कर रहा है, एआई कर रहा है कि ये जो पाठक है ये एग्जैक्टली देख क्या रहा है, मुझे वैसा ही कंटेंट चाहिए। आप कभी चाइनीज रेस्टोरेंट तलाशेंगे तो आप देखेंगे कि बार बार आपको इंटरनेट जो है आपको चीनी रेस्टोरेंट के बारे में सूचना देती रहेगी। हाँ? तो ये इसलिए कि एआई काम कर रहा है, कस्टमाइज्ड कंटेंट का जमाना आ रहा है। और नीरज मुझे इशारा कर देना, तुम्हें पता है तुम मेरे क्लासरूम में कई बार रह चुके हो, मैं एक बार बोलना शुरू कर दूं तो इशारा नहीं होगा तो प्रोफेसर हूं, कृष्ण मेनन का रिकॉर्ड तोड़ दूंगा संयुक्त राष्ट्र। इसलिए दूसरा जो बहुत जरूरी है वो है विजुअल स्टोरी टेलिंग का जमाना है। किस तरीके से, अब आप देखिए आज अभी अपना आपके पास सब ये स्मार्टफोन है, इसमें लाखों के हिसाब से, अगर मैं तो कहूंगा बेहिसाब कंटेंट इसमें आ रहा है। अब जो पाठक या दर्शक है उसका अटेंशन स्पैन पहले कई मिनट तक था, हम और आप घंटों बैठ के दूरदर्शन देखते थे एक समय में, घंटों एक एक प्रोग्राम, चैनल नहीं बदलते थे, दूसरा चैनल ही नहीं होता था। उसके बाद रिमोट आ गया हमारे हाथ में तो थोड़ी देर देखा, उसके बाद रिमोट में हमने बटन दबाया, चला गया। अब हमारे पास ये जो आ गया है टुनटुना, अब इसके बाद हम इसको इस तरीके से उंगली चलाते हैं, बस इतने स्पीड से ये उंगली चलती है, स्वाइप करते हैं हम लोग, फ्लिप करते हैं, तो आपका कंटेंट उस फ्लिपिंग में निकल जाएगा। वो तभी वो रुकेगा, वो थमेगा उसका फ्लिपिंग, जब आपका कंटेंट इतना मजबूत हो कि वो मजबूर हो जाए, कंटेंट इतना मजबूत हो कि वो मजबूर हो जाए कि वो रुक जाए, थम जाए और आपको जो है देखने लगे। क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हो गया है अटेंशन स्पैन, क्योंकि कंटेंट इतना आ रहा है, एक एक बैठ के देखने का समय नहीं है किसी के पास। तो आपको ऐसा कंटेंट तैयार करना, कंटेंट क्रिएटिविटी, आपका रचनात्मकता, आपका सृजनात्मकता, वो आपको जो है आपको तैयार करना है। मेरे पास ऐसा पावरफुल कंटेंट हो कि लोगों को मैं मजबूर करूं कि वो देखें, और बगैर सनसनी फैलाए, बगैर झूठ परोसे, बगैर फेक कंटेंट के, बगैर इंफोडेमिक के, बगैर मिस इंफॉर्मेशन के, बगैर डिसइंफॉर्मेशन के, क्या मैं ये कंटेंट दे सकता हूं या नहीं। इसलिए आपको वो पावरफुल विजुअल स्टोरी टेलिंग, सिर्फ आप लेख लिखेंगे, किसी के पास सब्र नहीं है साहब पढ़ने का, लेकिन लेख नहीं हो, मैं उदाहरण देता हूं, मैं कई बार लेख लिखता हूं तो मैं एक लिंक अपने सोशल मीडिया में, आप भी जुड़िए मेरे सोशल मीडिया से, ट्विटर से और यूट्यूब से, इंस्टा से, मैं बहुत अच्छे मीडिया एजुकेशन रिलेटेड कंटेंट डालता रहता हूं।
मैं राजनीति की बात नहीं करता हूं, उसके लिए बहुत लोग हैं। तो ये जो मीडिया एजुकेशन वाला जो है, मैं कोई कंटेंट डालता हूं, आप विश्वास नहीं करेंगे, कोई पढ़ने वाला नहीं साहब, कोई पढ़ने वाला नहीं। मैं बनारस गया था तो वहां मैंने कचौड़ी के 2 फोटो डाल दिए, 15 मिनट बाद देखा तो 1000 लोग कचौड़ी खा गए मेरे, 1000 लोग। और रादर वो बताने लग गए, सर आपका ये जो कचौड़ी है ये थोड़ा जो है चपटा हुआ है, जरा फुला हुआ कचौड़ी जो है फलान दुकान में मिलेगी। उन्होंने मुझे सुझाव भी दे दिया, इस फलान दुकान में चले जाइए, वो गंगा जी के घाट पे जो है वहां मिलेगा आपको, विश्वनाथ घाट में, वहां ये दुकान है, वहां आपको ये जरूर मिलेगा। अब आप लोगों का कहने का मतलब क्या है, लोगों के अंदर सब्र नहीं है पढ़ने का। लोग आज विजुअल कंटेंट देखना चाहते हैं, आप कितने पावरफुल विजुअल्स आप दिखा सकते हैं। तो आप इस कैमरे का उपयोग करिए। देखिए ये जो है, ये आज आपके पास, इसने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स को रिप्लेस कर दिया है, इसने ओबीज और सीएनजीस को रिप्लेस कर दिया है। इसके अंदर आप शूट कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, बेस्ट स्टूडियोस है इसके अंदर डाउनलोड करने का, और आप ट्रांसमिट कर सकते हैं। यह आपके अपना चैनल है आपके पास, अब आप निर्भर नहीं हैं। आपने जो मिडिल मैन है मीडिया में उसको हटा दिया है, यह टेक्नोलॉजी का सबसे खासियत है। जो मध्यस्थता करने वाला है, या जिसको बहुत ही आम बोलचाल की भाषा में जो बिचौलिया है, वो हट गया है। अब आप निर्भर नहीं है किसी प्रिंट मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कि वो आए। अब आज मैं आपको संबोधित कर रहा हूं तो अब आपका जो है डिपार्टमेंट एक प्रेस रिलीज निकालेगा, अब वो बड़े प्रमुख अखबार छापेंगे नहीं छापेंगे, आप निर्भर नहीं है। आपके डिजिटल मीडिया के 4 जगह आपने ये लगा दिया तो उसका रीच जो है, जब आपका अपना फेसबुक का रीच 5000 लोगों तक है, आपका ट्विटर, कौन से अखबार में 5000 लोग पढ़ते हैं ये बताइए। 500 लोग भी अगर आपने एक स्तंभ लिख दिया तो कोई पढ़ेगा नहीं, लेकिन आपका एक छोटा सा पोस्ट जो है हजारों लोग पढ़ते हैं। ये रीच है, आज आपके पास है। डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ कंटेंट हुआ है, लोकतांत्रिकरण हुआ है कंटेंट का, मीडिया का। इसके दुष्प्रभाव भी है, ये एक अलग विषय है, इसके लिए नीरज जी को फिर बुलाना पड़ेगा मुझे, इस पर घंटों बातचीत हो सकती है। लेकिन ये हमें ध्यान रखने की जरूरत है। तो मीडिया में नए नए जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत है। और मैं एक बात कहूंगा, मेरे ख्याल से नीरज जी शायद समय मेरा हो रहा है, मैं 2-3 मिनट में इसको निपटाऊंगा। मैंने आपको बहुत महत्वपूर्ण बातें कही है। मल्टीटास्किंग करने की जरूरत है, आपको जो है मल्टी डायमेंशनल होने की जरूरत है, आपको भाषा पर ध्यान देने की जरूरत है, आपको नए एवेन्यूज यानी कि आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वीआर, एआर, एनिमेशन, कॉमिक्स, इस दिशा में आपको जो है देखने की जरूरत है। आपको अब जॉब सीकर ही नहीं, जॉब क्रिएटर बनने की अपॉर्चुनिटीज है। न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी ने आपको वो अवसर दिया है जहां आज मैं देखता हूं कि कई पत्रकार स्वतंत्र पत्रकारिता की तरफ बढ़ रहे हैं। वो क्योंकि उनको मौका नहीं मिल रहा है, एक अनिश्चितता है मीडिया में, मीडिया की नौकरी में, तो लोग अपने अपने प्लेटफॉर्म खोल रहे हैं और उनका इनकम हो रहा है। गूगल एड्स के माध्यम से लोग लाखों कमाने वाले हैं, बशर्ते कि आपके कंटेंट में इनोवेशन हो, आपके कंटेंट में क्रिएटिविटी हो, नयापन हो। लोगों को ऐसा कुछ मिल रहा है जो उन्हें और कहीं नहीं मिल रहा है। एक हमारे पत्रकार मित्र हैं, उन्होंने, वो पहले बड़े चैनलों में काम करते रहे, बाद में उन्होंने एहसास किया कि आज की युवा पीढ़ी को प्रॉपर करियर में गाइडेंस नहीं मिल रहा है। उन्होंने सिर्फ करियर पर फोकस्ड एक अपना यूट्यूब चैनल बनाया, और जिसमें आईआईएम, आईआईटी से लेकर आईआईएमसी से लेकर सभी जितने संस्थाएं हैं,
इनके महानिदेशकों से, इनसे बातचीत, इनके निदेशकों से, इसमें जो कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं, जो कामयाब कैंडिडेट्स हैं, उनको सफलता के गुटके उनसे लिए, और भी लोगों से जो है, जितने दुनिया भर के लोग हैं उनसे उन्होंने बात किया। और आज हजारों लाखों की तादाद में कैरियर में मार्गदर्शन ढूंढने वाले युवा पीढ़ी आज इस नॉलेज ट्रैक के साथ जुड़ गए हैं। आज बहुत सारे अवसर आज खुले हुए हैं। आपको सिर्फ देखना है कि कहां सूचना का अभाव है, कहां सूचना की मांग है, और उस पर मैं काम करूं। अगर आप भी एक और समाचार पोर्टल ले लेंगे, आप तो क्यों आपके पास आएंगे? समाचार अगर देखना है तो दूसरी तरफ जाएंगे, वो समाचार चैनलों में जाएंगे, आपके पास क्यों आएंगे? हाँ? इसलिए आपको कुछ नयापन, कुछ रचनात्मकता के साथ आपको इस दिशा में काम करना है। मीडिया में बहुत सारे अवसर हैं। टेक्नोलॉजी के बदलाव के चलते कई बार लगता है कि शायद, लेकिन अब हम अपने सोच को नौकरियों तक नहीं, नौकरियां देने की सोच भी रखें, अपना प्लेटफॉर्म खड़ा करने का सोचें। स्वतंत्र पत्रकारिता का युग आ रहा है और ये आने वाले दिनों में ये और आगे बढ़ेगा। बहुत सारे अवसर आज है टेक्नोलॉजी के चलते। ये आपके ऊपर है कि आप शोध के आधार पर, भाषा के आधार पर, कंटेंट के आधार पर आप किस तरीके से, और चाहे वो पत्रकारिता हो, जनसंपर्क हो, विज्ञापन हो, इट इज अबाउट पावरफुल स्टोरी टेलिंग। आप किस तरीके से अपने बात को आप रख सकते हैं। एक उदाहरण देके मैं अपने बात को समाप्त करता हूं, और वो है, हाल ही में आप लोगों ने नहीं देखा तो जरूर देखिए, नेटफ्लिक्स का चेरापूंजी, दिवाली इन चेरापूंजी बोल के एक वीडियो आया है। मैं दिखा सकता था, लेकिन आप जरूर देखिएगा, नीरज जी जरूर दिखाइएगा। आप देखेंगे कि चेरापूंजी में किस तरीके से दिवाली मनाया जाता है। चेरापूंजी जिस जगह के बारे में कहा जाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा यहां होती है, वहां वो लोग दिया चलाते हैं तो दिया बुझ जाती है, इतना पानी पड़ता है, फुलझड़ी जला नहीं पाते हैं। लेकिन वहां की दिवाली के बारे में एक बहुत खूबसूरत कहानी है। बाद में ये सारे लोग, मैं आपका जो है, जो क्यूरियोसिटी है उसको खत्म नहीं करना चाहूंगा। अगर कहानी बता दिया तो फिर आप लोग नहीं देखेंगे, लेकिन आप जरूर देखेंगे। लेकिन आपको पता चल जाएगा कि अंत में वो कोई दिवाली के बारे में नहीं बोल रहे हैं, वो एक प्रोडक्ट के बारे में बोल रहे हैं। वो प्रोडक्ट क्या है, वो आपको, वो विज्ञापन जरूर, अगर समय हो तो नीरज जी मेरे इस सत्र के बाद तुरंत ही अपने गूगल करके सिर्फ इतना कर दीजिए कि दिवाली इन चेरापूंजी बोल के वो वीडियो आपका जो है यूट्यूब में चल रहा है। आप समझ जाएंगे कि आज बड़े बड़े प्रोडक्ट बेचने वाले भी अपने प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो एक अच्छी कहानी सुना रहे हैं। उस कहानी के माध्यम से वो अपने प्रोडक्ट का जो है प्रचार कर रहे हैं। ये क्रिएटिविटी है, चाहे वो विज्ञापन हो या जनसंपर्क हो या मीडिया हो। मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ये एक ऐसा विषय है जिस पे घंटों आप मुझसे बुलवा सकते हैं। मैं इंतजार कर रहा हूं। बहुत अच्छे ब्राइट बच्चे यहां से दिखाई दे रहे हैं। किसी दिन महेंद्रगढ़ आऊंगा। एक बार तो निमंत्रण मुझे मिला भी था, लेकिन मैं आ नहीं पाया कुछ व्यस्तताओं के कारण। लेकिन आगे कभी ना कभी मुझे ये अवसर प्राप्त होगा और आपके शोधार्थियों से और विद्यार्थियों से व्यक्तिगत स्तर पर, आपके संकाय से मैं जो हूं व्यक्तिगत स्तर पर रूबरू हो पाऊंगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। आपने मुझे आमंत्रित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई प्रश्न हो तो मैं उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार सर आपका। आपने जनहित की बात कही। पत्रकार का सत्ता से विरोध नहीं, जनपक्ष की बात होती है। पत्रकार का एक ही पक्ष है, वो है जनपक्ष। गलत पर विरोध और सही पर जागरूकता पत्रकार का ध्येय है। क्या लिखा है, क्यों लिखा है, स्थिति बनती है सर। आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने
पत्रकार का विचार जो है वो जनपक्ष का विचार होना चाहिए, इस बात से लेकर उसके मल्टीटास्किंग तक, उसके मल्टी डायमेंशंस तक, VR, AR, AI, इन सब की बात कहते हुए पत्रकार को और आने वाले जो राइजिंग जर्नलिस्ट हैं, बडिंग जर्नलिस्ट हैं, उन्हें किस रूप में अपने आप का निर्माण करना है और अपनी योग्यताओं, अपनी भाषा योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए उस डायलेक्ट, जो उनकी भाषा बोलने में भी जो डायलेक्ट आती होगी, या उनका जो उस जिस शैली में वो बोलते हैं, वो भी कितनी बड़ी उनके लिए जीवन में एक बहुत बड़ा कार्य स्थापित कर सकती है, उन्हें एक नई फील्ड की ओर ले जा सकती है। इन सब बातों के लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। और कुछ सवाल विद्यार्थियों के हैं, आपने स्वयं बोल दिया कि उन जिज्ञासाओं को लिया जा सकता है। तो एक सवाल जो एक विद्यार्थी ने लिखकर दिया है मुझे, वो इस रूप में है कि जो लगातार यूट्यूबर्स और फेसबुक और ना जाने किस किस तरह के नए सोशल मीडिया पर जो चैनल्स आ रहे हैं, क्या ये मेन स्ट्रीम मीडिया या उसकी विश्वसनीयता के ऊपर एक बड़ा सवाल नहीं है? क्योंकि ना तो उनकी ट्रेनिंग पूर्ण रूप से है, ना ही वो एथिक्स को जानते हैं, और ना ही उनका कोई रजिस्ट्रेशन तरह का कोई प्रक्रिया है। क्या ये विश्वसनीयता के लिए ऊपर और बड़ा एक प्रश्न चिन्ह नहीं होगा? आपका क्या राय है, और हमारा मार्गदर्शन करें इस विषय पर। जी, बहुत अच्छा सवाल है और मैं पूरी तरह सहमत हूं कि अगर वो पत्रकारिता से जुड़ा हुआ है तो उनको पत्रकारिता का प्रशिक्षण की आवश्यकता है। अगर यूट्यूब चैनल अगर खान पान के विषय में है तो उनको फिर ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। अच्छा खाना कैसे बढ़िया सा रसगुल्ला से तैयार किया जा सकता है, और इस पर है तो उनके लिए फिर उस विषय में प्रशिक्षण की आवश्यकता है, मीडिया प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है। लेकिन मीडिया संबंधित अगर चैनल चला रहे हैं तो कम से कम एक बेसिक प्रशिक्षण उनको आवश्यकता है। जैसे हमारे यहाँ आजकल हम लोगों ने अपने विश्वविद्यालय में मोबाइल जर्नलिज्म में हमने डिप्लोमा शुरू किया है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट में शुरू किया है। तो इस तरीके से एक बेसिक, क्योंकि हम इसमें मात्र टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं सिखाते हैं, हम लोग पत्रकारिता के विश्वविद्यालय विभाग इसलिए चलाते हैं क्योंकि पत्रकारिता एक पेशा है, इट्स ए प्रोफेशन व्हिच रिक्वायर्स रिगरस ट्रेनिंग। तो कोई भी जो है, मैं इसलिए क्योंकि नीरज जी थ्योरीज के बारे में बता रहे थे कि मैं थ्योरीज, मेरा यही दिक्कत है कि हम पश्चिमी अवधारणाओं को आंख मूंद कर अपना लेते हैं। अब जैसे सिटीजन जर्नलिस्ट हैं, अब इसके कारण इतने सारे यूट्यूब चैनल चल पड़े हैं। नागरिक पत्रकार, कभी सिटीजन डॉक्टर सुना है क्या? नहीं। सिटीजन इंजीनियर सुना है क्या? नहीं। सिटीजन चार्टर्ड अकाउंटेंट सुना है क्या? नहीं। तो सिटीजन जर्नलिस्ट कैसे? जर्नलिज्म इज अ प्रोफेशन। सिटीजन कम्युनिकेटर हो सकता है, नागरिक संचालक हो सकता है, लेकिन नागरिक पत्रकार नहीं हो सकता, क्योंकि पत्रकारिता के कुछ नियम हैं। पत्रकारिता को जो है आपको फॉलो करना होगा, उस सिद्धांतों को फॉलो करना होगा। उसमें सत्य है, उसमें तथ्य है, उसमें निष्पक्षता है, उसमें एक्यूरेसी है, उसको आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और यही नहीं, पत्रकारिता मात्र टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं है, पत्रकारिता भारत का संविधान है, पत्रकारिता भारत के नागरिकों का मूलभूत अधिकार है, पत्रकारिता जानने का अधिकार है, जानने का हक है, राइट टू इंफॉर्मेशन है। पत्रकारिता आईपीसी और सीआरपीसी को समझना है। इन सब विषयों की समझ होना बहुत जरूरी है, इसलिए पत्रकारिता में प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है। और जो भी न्यूज संबंधित जो भी यूट्यूबर्स हैं, उसका कहीं ना कहीं मेरा, कम से कम मैं एक हमेशा नियंत्रण के पक्ष में मैं कभी नहीं रहा हूं, नियमन के पक्ष में रहा हूं। आई हैव ऑलवेज बीन इन फेवर ऑफ रेगुलेशन नॉट कंट्रोल। इसलिए रेगुलेशन की आवश्यकता है, मैं पूरी तरह सहमत हूं इस विचार से, क्योंकि उसके अभाव में कोई भी गैरा नत्थु खैरा, एवरी टॉम डिक एंड हैरी जो है वो अपना चैनल शुरू कर सकता है और लोगों को बरगला सकता है, गुमराह कर सकता है। सर, एक सवाल जो है ज्योति ने पूछा है, और उनका ये कहना है सर कि कई तरह की टर्मिनोलॉजी मीडिया में इस्तेमाल होती है सर। मतलब मान लीजिए कि कई ऐसे शब्द हैं जिनको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे फेक न्यूज जैसे विषय हैं, जैसे एक अक्सर आप मैं इस पर नीरज जी बहुत मैंने काम किया है, आपको पता है, और जहां जहां मंच मिलता है मैं उन विषयों को लेता हूं, क्योंकि आपके नए विद्यार्थी हैं, नवोदित विद्यार्थी हैं, इसलिए मैंने उनके बीच में ये विषय नहीं उठाया। लेकिन हाँ, मेरा एक दिक्कत है इन सब पश्चिम से हमने आंख मूंद कर जिन शब्दावली को अपनाया है उसको लेकर। अब फेक न्यूज है, अब
न्यूज एक प्रोसेस्ड प्रोडक्ट है। मुझे लगता है इट्स एन ऑक्सीमोरॉन। जब न्यूज एक सूचना जिसको हम लोग वेरीफाई करते हैं, क्रॉस वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं, तब जाके एक इनपुट को या एक इंफॉर्मेशन को हम न्यूज में परिवर्तित करते हैं। तो फिर कैसे हो सकता है? सो मेरा ये थ्योरी है कि इफ इट इज फेक इट कैन नॉट बी न्यूज, एंड इफ इट इज न्यूज इट कैन नॉट बी फेक। बड़ा सिंपल है, क्योंकि जब वो उसका पूरा फैक्ट चेकिंग होने के बाद जो है वो जाके न्यूज बनता है। इसलिए मेरे लिए, मैं उसके लिए जैसे सिटीजन कम्युनिकेटर है, वैसे फेक कंटेंट ये शब्द उसके लिए ज्यादा उपयुक्त होगा फेक न्यूज के बजाय, ये मानना है मेरा। इसी तरीके से एक शब्द जिसको मैं चाहूंगा कि आपके जो विभाग है वहां भी इसका उपयोग होना चाहिए। जैसे मैंने तो यहां थीसिस में, कई पीएचडी थीसिस में फेक न्यूज शब्द को हटवा दिया। तो अब जैसे फैक्ट चेकिंग, अरे भाई अगर फैक्ट है तो फिर चेक करने की क्या जरूरत है? द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, व्हाट इज गोइंग टू चेक? इट इज अ फैक्ट। फैक्ट चेकिंग मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। फेक चेक हो सकता है, लेकिन फैक्ट चेक कैसे हो सकता है? अब हर जगह गूगल से लेकर सब यही शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, फैक्ट चेकिंग। इट कैन बी एन इन्फो चेक, यू हैव गॉट एन इंफॉर्मेशन एंड यू आर चेकिंग इट वेदर इट इज ट्रू और नॉट। बट हाउ कैन यू चेक फैक्ट? फैक्ट इज एस्टैब्लिश्ड, फैक्ट इज ए फैक्ट। फैक्ट मतलब तथ्य, और तथ्य को आप बदल नहीं सकते हैं। तथ्य, सत्य आपका और मेरा अलग हो सकता है, लेकिन तथ्य तो अलग नहीं हो सकता। तथ्य तो आपका और हमारा एक ही है, सबका, पूरे दुनिया का। इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ, इट्स यूनिवर्सल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट। सन राइजेस इन द ईस्ट, सेट्स इन द वेस्ट, इसमें चेक क्या करना है? देख लो सुबह उठ के। तो इसलिए फेक चेक हो सकता है, इन्फो चेक हो सकता है, ऐसे बहुत सारे शब्दावली है, कभी उस पर ही एक वर्कशॉप करेंगे। एक सवाल और है सर, छात्रा का। ऑन कर दो माइक। एक छात्रा का सवाल है सर, आपसे पूछना चाहेंगे स्क्रीन पर। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम अनुष्का सिंह है और मेरा सवाल सर मीडिया ओनरशिप और मीडिया के कंटेंट के रिलेशन के बारे में है। क्योंकि हम लोगों ने अभी देखा है जैसे कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे ऐसे न्यूज़ चैनल्स हैं जो पब्लिक सब्सक्रिप्शन मॉडल अपना रहे हैं, और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उनमें ओनरशिप आ रहा है बिजनेसमैन या फिर जो ऐसे लोगों का जो मीडिया से जुड़े नहीं। तो इससे क्या मीडिया के कंटेंट पे असर पड़ रहा है, और अगर पड़ रहा है तो किस तरीके से पड़ रहा है, और इससे जैसे हम लोग जब फील्ड में जाएंगे तो इसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं? चलिए, बहुत अच्छा सवाल है। अब ये बताइए कि मैं अजीब सवाल भी पूछ रहा हूं। अगर मेरा आप एक कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपका एजुकेशन का फीस पूरा का पूरा आपके पेरेंट्स भर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका पेरेंट्स का हक होगा ना। मीडिया का रेवेन्यू मॉडल, मेन स्ट्रीम मीडिया, तथाकथित जो मुख्य धारा की मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया का मॉडल ये है कि 80% रेवेन्यू इज फ्रॉम एडवर्टाइजिंग, कमर्शियल, ओनली 20% इज सब्सक्रिप्शन। मात्र 20% जो है वो आपका सब्सक्रिप्शन से आता है। तो फिर वो किसकी बात करेगा? बिल्कुल बेसिक समझ की बात है, जो विज्ञापन देता है उसकी बात करेगा, 20% वाले की बात नहीं करेगा, है ना। अगर एक प्रोडक्ट 100 रुपए का है, उसमें मैं 5 रुपए दे रहा हूं, तो जो 95 दे रहा है उसी की चलेगी। अब ये जितने बड़े बड़े कंपनी हैं, अंबानी, अडानी और जितने भी बड़े बड़े कंपनी हैं, अब ऐसा थोड़ी है कि उधर शेयर नहीं है, बाकी लोगों का है। किसी का 1% है, किसी का 2% है, किसी का 4% है, इन लोगों का 70-80% है, तो इन्हीं का चलता है। जिसका जितना शेयर होगा उसका उतनी बातें चलेगी। दिक्कत मुझे उससे नहीं है, तो वो अपनी जो बिजनेसमैन पैसा डालेगा उसकी बात वो करेंगे, उसके राजनीतिक हक की बात करेंगे, हित की बात करेंगे। लेकिन मुझे दिक्कत इस बात का है कि मैं और आप पढ़े लिखे लोग, मैं समझ सकता हूं गांव का गरीब नहीं कर सकता है, उसकी दिक्कत मैं समझ सकता हूं, लेकिन मैं और आप जो मल्टीप्लेक्स में 400 रुपए का पॉपकॉर्न खाते हैं, मैं और आप जो
मोबाइल फोन में 200 रुपए का नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, लेकिन मुझे और आपको अखबार चाहिए 2 रुपए का, और सिर्फ 2 रुपए का अखबार ही नहीं चाहिए, मुझे उसमें वो स्वतंत्र भी होना चाहिए। वाह, बढ़िया है। ऐसे तो नहीं होता। ऐसा आजादी की कीमत होती है, स्वतंत्रता की भी कीमत होती है। स्वतंत्र समाचार पढ़ना है तो सब्सक्रिप्शन मॉडल में जाना पड़ेगा। आप अगर एक अखबार के छपने की कीमत 40 रुपए है और वो 4 रुपए में आपको बेच रहा है, और उस 4 रुपए में भी उसका ट्रांसपोर्ट भी है, वेंडर का मुनाफा भी है, सब कुछ है, तो क्या कमा रहा है वो? अब जाहिर है कि वो समाज सेवा के लिए तो उसने अखबार नहीं चलाया है। तो 36 रुपए कौन देता है? तो उसकी भाषा बोलेगा वो, आपकी भाषा क्यों बोलेगा? बड़ा सिंपल है। तो क्या मैं अखबारों के लिए, स्वतंत्र समाचार के लिए जो ऑनलाइन भी उपलब्ध है, क्या मैं उसको समर्थन करने के लिए तैयार हूं ताकि वो जनहित की भाषा बोले? ये मेरे और आप जैसे पढ़े लिखों को सोचने की जरूरत है। और जब तक हम पैसा देने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि समाचार एकत्रित करना कोई मजाक नहीं है, बहुत खर्चा होता है, पूरा मशीनरी लगती है, संपादकीय खर्चा, बहुत मशीनरी लगती है। तो जब तक हम और आप स्वतंत्र समाचार की कीमत अदा करने के लिए तैयार नहीं है, तब तक हमें शिकायत करने का हक नहीं है। आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन। मालिक जी। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने विभिन्न जिज्ञासाओं को भी शांत किया, और इस पूरे सत्र में जो नए पत्रकार हैं, जो बिगनर्स हैं या राइजिंग जर्नलिस्ट हैं, उनके लिए एक नई राह के लिए आपने प्रशस्त किया है। साथ साथ में आपने नौकरी नहीं, नौकरी जनरेट करने वाले एंटरप्रेन्योर के रूप में बात की है। और मैं अब विनम्र निवेदन के साथ में हमारे जो एचओडी साहब हैं डॉक्टर अशोक कुमार जी, उनको आमंत्रित करता हूं कि वो इस विषय पर अपनी बात भी कहें, और आपका धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए उनसे विनम्र अनुरोध। डॉक्टर अशोक कुमार जी। पहले तो सर आपका बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच। आपने हमारे लिए समय निकाला, यूनिवर्सिटी के लिए, डिपार्टमेंट के लिए। माननीय कुलपति महोदय अभी किसी दूसरे सत्र में हैं, वो भी हमें जल्दी ज्वाइन करेंगे। तो सर, हम जब लोग इस इंडक्शन प्रोग्राम को प्लान कर रहे थे, तो नीरज और हम ये डिस्कस कर रहे थे कि इस विषय को कौन इंट्रोड्यूस कर सकता है। तो हमें लगा कि आपसे बेहतर इस विषय पे बात करने के लिए कोई भी हमें उपयुक्त स्पीकर, मुझे नहीं लगता कि कोई इस विषय के साथ जस्टिस कर सके, क्योंकि यू हैव स्पेंड मोर देन 30 years इन द इंडस्ट्री एंड नाउ यू आर कंट्रीब्यूटिंग मीडिया एकेडमिक्स। तो मुझे लगता है कि एकेडमिक्स और इंडस्ट्री का सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन सर आप हमारे सामने हैं, और आपने पत्रकारिता के सारे एस्पेक्ट्स को जो है, जो हम चाहते थे कि इनॉग्रल सेशन में उन सारे विषयों पे बात की जाए, कि आपने एआई से लेके और जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, और अब जो दौर है कि हमें वी नीड स्पेशलाइजेशन इन जर्नलिज्म, तो आपने सारे एस्पेक्ट्स को छुआ है सर। और मुझे लगता है कि हमारे विद्यार्थियों के लिए और विभाग के लिए मुझे लगता है कि 2 कार्यक्रम सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, दीक्षा आरंभ और दीक्षांत समारोह। तो हमारे विभाग, क्योंकि नया विभाग है सर, हम सब आपके विद्यार्थी हैं और आप सब लोगों से सीख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बिगिनिंग जो है हमारी आपके उद्बोधन से हुई है। तो मुझे लगता है कि हमारा विभाग जो आपने बातें कही हैं उसको अमल में लाएगा, और मुझे लगता है कि हम अच्छे विद्यार्थी, अच्छे पत्रकार और अच्छे नागरिक माननीय कुलपति महोदय के मार्गदर्शन में इस विभाग से तैयार कर पाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ सर आपका बहुत बहुत आभार। और सर हम उम्मीद करेंगे कि जब भी आप दिल्ली आए तो पत्रकारिता विभाग को, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय को अपना दूसरा विभाग समझे। और सर आप सादर आमंत्रित हैं, और हम आपका तहे दिल से अभिनंदन करेंगे, आप विभाग में जरूर आए सर। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच।